So hello guys, welcome to the second lecture of this particular chapter। और कल हम लोगों ने बात किया था कि किसी पॉइंट चार्ज को हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो उस पर हमको कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा और उस वर्क की वैल्यू से हम उसमें होने वाले पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस। मतलब जो भी पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का मतलब यूनिट चार्ज है ना, तो यूनिट चार्ज से जो भी पोटेंशियल होगा उसको हम पता करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। सो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ CBSE फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। it is actually chapter number 2 and also the second lecture for this particular chapter, and we are starting this particular topic of potential due to a point charge। चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चा पार्टी, अब बात ये आती है कि हमने एक चार्ज एज्यूम किया, लेट से हमने एक चार्ज एज्यूम किया ये, ठीक है। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू एट द ओरिजिन फॉर डेफिनेटनेस टेक क्यू टू बी पॉजिटिव। हमने क्यू को पॉजिटिव लिया। डेफिनेटनेस का मतलब यह है ताकि चीजें एक जैसी रहे, ताकि चीजें बदले ना, या हम एक प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंच सके, इसके लिए हमने इसको पॉजिटिव चार्ज माना। अब हमने पॉजिटिव क्यों माना? क्योंकि जब हम इसे पॉजिटिव मानेंगे तो ये जो चार्ज आने वाला है ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों में रिपल्शन होगा और उस रिपल्शन के लिए हमको लगाना पड़ेगा एनर्जी या हमें करना पड़ेगा वर्क, ठीक है। सो वी विश टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी विद द पोजीशन वेक्टर आर फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब एक पर्टिकुलर साइड से या पर्टिकुलर तरफ से हम क्या करेंगे, इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्यू की तरफ। For that, we must calculate the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to point P। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P पर चार्ज को लेके आएंगे। ये ठीक वही बात है जो हमने कल के दिन भी लेक्चर में की थी, ठीक है। फॉर Q ग्रेटर देन 0 द वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्शन। ऑब्वियसली रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी हम इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को कहां लेकर आ सकते हैं, कैपिटल Q की तरफ ला सकते हैं, ठीक है। सो for Q greater than 0 the work done against the repulsive force on the test charge is positive, ठीक है। मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क शुड गेट डन ऑन द सिस्टम। हम उस पर वर्क करेंगे तभी हम इसको ला पाएंगे इस तरह, समझ में? इसलिए ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सिंस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ वी चूज अ कन्वीनियंट पाथ अलोंग द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम द इंफिनिटी। रेडियल डायरेक्शन मतलब सीधा, हम ऐसा घूम घूम के नहीं आएंगे, हम सीधा आएंगे जितना वर्क लगाना है, समझे? इसलिए रेडियल पाथ रहेगा, स्ट्रेट पाथ रहेगा, ये नहीं कि घूम घूम के आ रहे हैं। ऑल्दो ये पाथ पे डिपेंड करता भी नहीं है वर्क, तो ये इंडिपेंडेंट है पाथ। और मैंने कल भी कहा था, ये जो वर्क की बात की जा रही है बेसिकली ये वर्क नहीं, ये एनर्जी है जो हम प्रोवाइड करेंगे या जो हम यहाँ पर एनर्जी लगा के इसको पुश करने वाले, ठीक है। एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट पी डैश, ये पी डैश पॉइंट है, इंटरमीडिएट पॉइंट, the electrostatic force on a unit positive charge will be q into 1 क्योंकि यूनिट चार्ज है, ठीक है। तो q into 1 क्यों है? क्योंकि यूनिट चार्ज है, बार बार बोल रहा हूँ, है ना, यूनिट पॉजिटिव। तो q into 1 by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर, वेयर r ये ऑब्वियसली किसको डिनोट कर रहा है, वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। वेयर r डैश इज द यूनिट वेक्टर अलोंग o p डैश। वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम r डैश टू r डैश प्लस डेल्टा r is given by this formula। guys note this formula, although मुझे पता है आपने ये फॉर्मूला पहले भी देखा है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, it is better to note this formula, I'm highlighting this formula, ठीक है। बहुत सिंपल है, this formula is actually showing the work done against the force, work done against the force आप देख रहे हो ये। the negative sign appears for delta r dash less than 0 where delta w is positive। ये जो डेल्टा r डैश आपने लगाया ना, ये वाला, इसके कारण भाई साहब ये जो लगा हुआ है, ठीक है, इसके कारण भाई साहब जो लगा हुआ है ना, इसके कारण ये नेगेटिव साइन आया है। नहीं समझ में आया? अदरवाइज वर्क तो पॉजिटिव ही है, समझ में? द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग। मैंने आपको कल भी बताया था, हम इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर तक। मतलब हम इनफाइनाइट से लेकर उस क्यू, कैपिटल क्यू के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। किसको लेके आने की कोशिश कर रहे हैं? क्यू को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस पॉजिटिव क्यू। इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट किया।
तो कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट रहे तो उसको कुछ नहीं होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये भी बाहर आ गया। तो कुल मिला के यू विल गेट फाइनल वैल्यू ऑफ दिस। याद रखना ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो आप देख रहे हो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। क्लियर? परफेक्ट। Now, equation 2.8 is true for any sign of the charges q, though we consider q greater than 0 in its deviation. For q less than 0 or v less than 0, work done by per unit positive test charge in bringing it from infinity to the point is negative. बच्चा पार्टी ये कहा जा रहा है या ये बताया जा रहा है कि q, क्योंकि क्या है, q क्या है, लेस देन, अगर q लेस देन 0 है या v लेस देन 0 है तो वर्क डन भी नेगेटिव आप ले सकते हो, है ना। बट अभी क्या है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रिंग इन्फिनिटी टू द पॉइंट शुड बी नेगेटिव। अगर q 0 है या सॉरी q लेस देन 0 है तो आप वर्क को भी नेगेटिव में काउंट कर सकते हो, ऑल्दो वर्क पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट p इज पॉजिटिव। अब देखो ये मैं लाइन को अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट p विल बी पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आई बात? नाउ मतलब ऑब्वियसली ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अगर हम नेगेटिव मान रहे थे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको अगर हम नेगेटिव मान रहे थे तो वर्क नेगेटिव आ रहा था, अगर उसको पॉजिटिव मानेंगे तो वर्क भी पॉजिटिव होगा, विच इज ऑब्वियसली ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्शन। ठीक है, नाउ दिस इज as it should be since q is less than 0, the force on unit positive charge is attractive, so the electrostatic force and the displacement are in the same direction। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा और डिस्प्लेसमेंट वो दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, है ना। मतलब जैसे जैसे तुम धक्का मारोगे वैसे वैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। फाइनली नोट दैट इज कंसिस्टेंट विद द चॉइस ऑफ पोटेंशियल, है ना, with the choice that potential at infinity। Clear? Now here guys, here just have a look, show how the electrostatic potential is inversely proportional to r and electrostatic field is inversely proportional to the r square varies with r। ठीक है, ये जो आपने फॉर्मूला बनाया ना, ये r के साथ कैसे जाता है और ये सॉरी r स्क्वायर के साथ कैसे इन्वर्स में है और ये r के साथ कैसे इन्वर्स में है, ये प्रूव भी हो जाता है। ठीक है, ये आप इनके एग्जांपल जो दिए ना, ये एग्जांपल्स की प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि ये एग्जांपल से आपको आइडिया लग जाएगा ये फॉर्मूला यूज़ कैसे होते हैं। ठीक है, वेक्टर वगैरह के साइन हम इंडिकेशन के लिए यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन वेक्टर से आपके आंसर में कोई भी अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो वेक्टर वाला पार्ट अगर आप मिस भी कर जाते हो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ तो इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस एट द एंड। चलो बच्चा पार्टी, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमको पता है डाइपोल क्या होता है। डाइपोल आर टू पोल्स, टू एंड्स या दो छोर या किनारे। ठीक है, और उन पर चार्ज होता है। यूजुअली हमने देखा है कि जो दो चार्ज होते हैं अपोजिट एंड्स पर, एक दूसरे से अपोजिट एंड्स पर, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। दैट मीन्स मोस्टली व्हाट वी हैव सीन फॉर डाइपोल आर अपोजिट चार्जेस। ठीक है, देखो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली मैंने शब्द इसलिए यूज किया, कोई बच्चा बोल रहे कि सर डाइपोल का मतलब तो दो पोल होता है, तो अगर हमने सिमिलर लिया तो क्या होगा या अनसिमिलर लिया तो क्या होगा। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि हमको अनसिमिलर ही लेना है, अपोजिट ही लेना है। सिमिलर यूजुअली डाइपोल में कंसिडर नहीं करते, लेकिन बाय डेफिनेशन इट डू नॉट गेट मेंशन क्लियरली। सो लेट्स अगेन टॉक अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो हमने लास्ट चैप्टर में डाइपोल के ऊपर खूब सारी बातें की थी। टू चार्जेस सपोज क्यू एंड क्यू, यहाँ पे दो चार्जेस है प्लस क्यू और लेट्स से यहाँ पे माइनस क्यू, तो ये दो पोल बन गए, डाइपोल बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ और ये दोनों एक दूसरे से लेट्स से 2a के डिस्टेंस पर बैठे हुए। ठीक है, इट्स टोटल चार्ज इज 0, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाइपोल। इसका टोटल चार्ज 0 होगा क्योंकि ये प्लस है, जितना ये प्लस है उतना ये माइनस है, तो नेट चार्ज इज 0।
ठीक है. Now it is characterized by dipole moment vector p whose magnitude is q into 2a and which point in the direction from minus q to q, जो minus q से plus q की तरफ है. We also saw that the electric field of a dipole at a point with position vector r depends not just on the magnitude but also on the angle. मतलब ये मैग्नीट्यूड बस पे डिपेंड नहीं करता, एंगल पे भी डिपेंड करता है. अरे डाइपोल याद करो यार, मैंने कहा जैसे हमने देखा था CO2 के केस में, तो CO2 केस में क्या था कि कार्बन इधर रखा था, दोनों साइड से ऑक्सीजन खींच रहा था, तो डाइपोल आपका कितना आ गया था, 0 आ गया था, है ना. लेकिन H2O में ऐसा नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि H2O का ऐसा डायरेक्ट, ये गलत स्ट्रक्चर है, ये ऐसा नहीं होता H2O में. H2O में क्या होता है, O इधर है, एक H इधर है, एक H इधर है, तो इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल ही नहीं बनता है. और इसके अलावा उसमें लोन पेयर भी होते हैं, तो लोन पेयर होने के कारण या एंगल ना बन पाने के कारण इसमें डाइपोल 0 नहीं हो पाता. ये सुनो क्लियर. तो इसीलिए कहा जाता है कि मैग्नीट्यूड तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम होने चाहिए दोनों एंड पे, लेकिन साथ ही साथ उनके बीच का एंगल भी सेम होना चाहिए. एंगल अगर 180 नहीं होगा या एंगल सिमेट्रिकल नहीं होगा तो डाइपोल 0 नहीं होगा. Now the field falls off at large distance not as 1 by r square. मतलब ये जो फील्ड है वो 1 by r square के अकॉर्डिंग नहीं जाती है, बट एज 1 by r क्यूब. ये याद रखना, मैं इसीलिए इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ. समझ में? हमको लगता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 by r स्क्वायर के अकॉर्डिंग जाएगी, बट वो एक्चुअली 1 by r क्यूब के अकॉर्डिंग जाती है, क्योंकि टिपिकल ऑफ फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज. समझ में? नाउ we now determine the electric potential due to a dipole and contrast it with the potential due to single charge. मतलब हमने क्या किया, we now determine the electric potential due to dipole. अब हम electric potential due to dipole पता कर सकते हैं and contrast it with the potential due to the single charge, और हम दोनों को kind of compare भी कर सकते हैं. समझ में? As before we take the origin at the center of the dipole, now we know that the electric field obeys superposition principle. Since potential is related to the work done by the field, electrostatic potential also follow the superposition principle. Thus the potential due to the dipole is the sum of potential due to both the charges. अब देखो बच्चा पार्टी, ये देखो, ये माइनस क्यू रखा है, ये प्लस क्यू रखा है, ये पी पर कोई ऑब्जेक्ट है. अब इस Q पर जो कोई ऑब्जेक्ट है तो एक क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना. दोनों के बीच डिस्टेंस 2a है. तो अब वो ये कहना चाहता है कि जो आप कैलकुलेट करोगे वो दोनों की ताकत लगेगी, क्योंकि दोनों के साथ इक्वल एंगल थोड़ी ना बन रहा है. समझ में आया? तो अगर इक्वल एंगल बनेगा तो नेट मूवमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन अगर इक्वल मूवमेंट नहीं है, इक्वल एंगल नहीं है, तब क्या होगा, तब पक्का डाइपोल 0 नहीं होगा, और डाइपोल 0 नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली मूवमेंट होगी, है ना. तो वो मूवमेंट के लिए उन्होंने बताया कि ये सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल पे भी काम करता है. मतलब कि आपने जो चार्ज मूव कराने वाले हो वो चार्ज किसकी तरफ जाएगा, ये डिपेंड करेगा कौन ज़्यादा पावरफुल है या किसके साइड वो पहले से इंक्लाइन था. समझ में आया? अगर एकदम बीचों बीच रखोगे तो कभी भी चार्ज मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ही चार्ज पर प्लस और माइनस दोनों का इफेक्ट डेवलप होगा ही होगा. अब जैसे मान लो ये प्लस क्यू रखा है, तो ये प्लस क्यू ये वाले पी के साथ रिपेल होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही साइड है या पास में. अगर मैं इसको इधर रख देता इक्वल डिस्टेंस पे, तब ना ये अट्रैक्ट होता ना रिपेल होता, बैलेंस हो जाते हैं. समझ में? नाउ बाय ज्योमेट्री वी कैन से दैट R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, R1 देख लो कौन सा ये है, R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये A माइनस 2AR कॉस थीटा, ये थीटा एंगल जो बन रहा है. मतलब यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये थीटा एंगल है तो इसलिए अपन ने लिख दिया 2AR कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू. और सिमिलरली आपको R2 की वैल्यू लगानी है, तो देखो सेम फॉर्मूला. समझ में? सेम टू सेम फॉर्मूला देख लो, आप दोनों को मैच कर लो. बस ये है कि इसमें माइनस का साइन आ रहा है और इसमें प्लस का साइन आ रहा है, ये दो, ये प्लस है और ये माइनस है. समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको समझ जाओ. वी टेक आर मच ग्रेटर देन ए. जो आर है, आर ये देखो आर है, आर मतलब जो ऑब्जेक्ट है,
आर है ना, ये जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इससे लेके यहां तक की दूरी, दैट इज आर, दिस आर। तो आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, आर इससे बहुत ज्यादा है। देन रिटेन टर्म्स ओनली अप टू ऑर्डर ए बाय आर, मतलब अगर आर बहुत ज्यादा है या ए बहुत कम है, तो ए बहुत कम है तो 2ar cos थीटा है। छोड़ो यार, ये तो ये वैल्यू, अरे ये वाली वैल्यू लगभग नहीं, कोई काम की नहीं बचेगी ना ये वाली। अरे बाबा, ये वैल्यू से ज्यादा कुछ फर्क नहीं बचेगा ना फिर, मतलब ए के टर्म्स की ज्यादा कुछ वैल्यू बचेगी ही नहीं। तो हमने क्या कर दिया, हमने एक ही ऑर्डर तक लेके गए, ए बाय आर की एक ही ऑर्डर तक ले गए, उसके बाद वाली वैल्यूज को हम इग्नोर कर दिए। समझ में? तो हमने क्या कर लिया, r1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये जो पूरा वैल्यू था इसको इग्नोर कर दो, इंटू 2a cos थीटा, ये बन गया। तो फाइनली हमने इसको ऐसा लिख दिया, आर स्क्वायर, यहाँ 1 बाहर ले लिया, तो 2a cos थीटा बाय आर। बच्चा पार्टी, ये तो काइंड ऑफ किसी काम का नहीं बचेगा। अब ये बचेगा तो इसको आपने यहाँ पे 1 ले लिया, तो ये 1 मतलब दोनों से कॉमन ले लिया, r बाहर चला गया, समझ में? तो यहाँ बचा 1 और ये 2a cos थीटा बाय आर। अगर ये माइनस cos थीटा है तो ये प्लस cos थीटा के साथ आ जाएगा, प्लस ये वाला प्लस के साथ आ गया। r1 के लिए ये है, दिस इज फॉर r1 का स्क्वायर, सो दिस इज फॉर r2 स्क्वायर। अब क्या होगा, हमने बायनोमियल थ्योरम में दोनों को चेक करेंगे, है ना, दोनों को चेक करेंगे। मतलब देखो ये 1 बाय आर के टर्म्स में आ गया, देखो स्क्वायर है ना, ये आर है ना, स्क्वायर है, यस और नो। तो हमने क्या किया, दोनों से स्क्वायर हटा दिया, तो इस इक्वेशन के ऊपर रूट आ जाएगा। अरे स्क्वायर इसके पास है, स्क्वायर इसके पास है, तो अगर मैं रूट करूंगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, लेकिन इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो देखो इसीलिए रूट आ गया, समझ में? और दोनों क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेंगे, दोनों पे इक्वल चार्ज आएगा, इसलिए हमने दोनों को काइंड ऑफ क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, है ना। अब दोनों को सॉल्व कर लो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो r1 और r2 दोनों के लिए देखो, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, है ना। अब क्या हुआ, दोनों को हमने क्या किया, देखो बाय यूजिंग द इक्वेशन 2.9 एंड 2.13 एंड p इज इक्वल टू 2qa, वी गेट v इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा बाय आर स्क्वायर। मतलब हमने जो 2.9 पे इक्वेशन बनाई थी ना, 2.9 पे देखो ये रही 2.9 पे ये वाली, तो इस इक्वेशन को अगर आप यहाँ पर सेट कर दो तो 1 देखो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रखो, q की जगह पर आप, या 1 बाय r की जगह पर आप ये वैल्यू रख दो, तो ये बन गया v इज इक्वल टू p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। अरे ये R1 है ना और R2, तो 1 बाय R1 और R2, ये R1 है बाबू, ये देखो ना, ये वाला R1 ये वाला R2, इन दोनों को 1 बाय R1 और 1 बाय R2 को यहां पर पटक दो। कैसे पटक दो कि v इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लो, q को बाहर ले लो, तो यहाँ क्या ही बचेगा, यहाँ बचेगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, और अब ये R1 और R2 की वैल्यू यहां से इनमें इस इक्वेशन में डाल दो, तो यू विल फाइनली गेट दिस इक्वेशन, दैट इज q cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। नाउ p cos थीटा इज इक्वल टू p r बार, है ना, या r डैश, ठीक है, वेयर r डैश इज अ यूनिट वेक्टर along the position vector OP. The electric potential of a dipole is given by V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P R bar. Equation 2.15 is an indicated approximately true only for distance large compared to the size of the dipole, so that higher order terms in AR are negligible. मतलब बड़े, क्योंकि देखो छोटी मोटी डिस्टेंस है तो चल जाता है। अब ये r इज ऑब्वियसली वेरी मच ग्रेटर, अब अगर r बहुत बड़ी वैल्यू है तो a बाय r इज वेरी मच नेग्लेजिबल ना। अरे बाबू a वैसे भी बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, तो ये वैल्यू इससे होने वाला चेंज लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। फॉर अ पॉइंट डाइपोल p एट द ओरिजिन इज हाउएवर एग्जैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2.15, पोटेंशियल ऑन द डाइपोल एक्सिस वेयर थीटा इज इक्वल टू 0, pi is given by v is equal to plus minus 1 by 4 pi epsilon naught p by r स्क्वायर। क्योंकि अगर आपने देखो यहाँ पे cos थीटा रखा था, तो अगर cos थीटा को आप देखो cos 0 कर दोगे तो cos 0 इज इक्वल टू 1। डन डन। पॉजिटिव साइन फॉर
थीटा इज इक्वल टू 0, नेगेटिव साइन फॉर थीटा इज इक्वल टू, ये भी याद रखना, पॉजिटिव साइन फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव साइन फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई. द पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल प्लेन will be theta is equal to pi by 2 is 0. The important contrasting feature of electric field of a dipole from that due to sign single charge are clear from equation 2.8 and 2.3. मतलब जो भी आपको समझना है आप 2.8 और 2.15 से उन दोनों के कॉन्ट्रास्ट या चेंजेस या वेरिएशन को देख सकते हो. The potential due to dipole depends not just on r but also on the angle between the position vector r and the dipole moment vector p. It is however axially symmetrical about p, that is if you rotate the position r about p keeping theta fixed, the point corresponding to p and to the cone generated will have the same potential as at p. मतलब वो ये कहना चाहता है कि देखो अगर आप कुछ भी कर लो, अगर आप एंगल सेम रखो तो उसको एंगल सेम रख के अगर आप उसे रोटेट भी करने की कोशिश करोगे तो भी पोटेंशियल p ही रहने वाला है. देखो मैं पढ़ता इसलिए वो पूरा ये ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसका ये मतलब निकल के आया. अगर एंगल चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा. द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल्स ऑफ एट लार्ज डिस्टेंस एट 1 by r not as 1 by as 1 by r square not as 1 by r. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल चार्ज. समझ में, एक चार्ज के कारण ये 1 by r नहीं 1 by r स्क्वायर पे डिपेंड करेगा. You can refer to the figure 2.5 for graph of 1 by r square versus r and 1 by r versus r drawn in another context. यहाँ पे जो अपन ने बनाया ना, ये किधर गया, ये वाला, तो यहाँ पे आपको ग्राफ में वो दिख जाएगा. क्लियर, डन. So guys, now we have to discuss about potential due to the system ऑफ चार्जेस. हमें पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इसके बारे में पढ़ना है, इसको समझना है. तो ऑब्वियसली वी स्टार्ट दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. आज काफ़ी लेट हो चुका है, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में. उम्मीद है आपको समझ में आया हो. कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछना. अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो. मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी. अंटिल बाय गाइस, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन.